जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आजाद संविधान के सिपाही के रूप में कार्यरत आप सभी के सामने उपस्थित होता रहा हूं और बात करता रहा हूं संविधान की मूल अवधारणा की, समानता की, स्वतंत्रता की, सामाजिक बंधुत्व की, भाईचारे की, पंथ निरपेक्षता की। उसी में सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी आती है राजनीति की, क्योंकि राजनीति वो कुंजी है जो हर ताले की चाबी है। साथियों, बिना राजनीति के सत्ता में आए बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को हम आज देखेंगे। आपने भविष्य देखा 2014, उसके बाद 19, अब आ गया है 2024। 2024 का साथियों साल है और लोकसभा के इलेक्शन सर पर हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करने के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर को समूचा विपक्ष को इकट्ठा करके साथ में बैठे हुए हैं। एक तरफ राम मंदिर की मुद्दा है तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखना यह होगा कि सत्ता किसके हाथों में जाती है। लोगों का मानना है कि राम मंदिर के मुद्दे को बना करके बीजेपी इस बार 400 के पार जाएगी, तो वहीं लोगों को यह भी कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चलते हुए राहुल गांधी बीजेपी को बहुमत की सत्ता आने से रोकेंगे। होगा क्या, ये तो देखना दिलचस्प होगा। आप ये समझिए कि सत्ता में कोई भी बैठे, सत्ता में बैठाएगी देश की जनता, लेकिन देश की जनता में सामान्य घर के जो युवा हैं उनका क्या होगा? क्या वो सिर्फ बूथ अध्यक्ष बनकर के राजनीतिक पार्टियों को वोट दिलाएंगे या उनका उसमें कुछ भविष्य होगा? अगर भविष्य होगा तो वो किस पहलू में होगा? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा या कांग्रेस के साथ, या फिर जो छोटी छोटी के राष्ट्रीय पार्टियां हैं और अन्य पार्टियां हैं उनके साथ होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ये भी देखना होगा जमीनी स्तर के जो नेता हैं उनमें सच में कोई जमीनी स्तर का नेता है या सिर्फ पार्टियां लहर बनाएंगी और लहर पर जनता वोट देगी और राजनीतिक परिणाम घोषित होगा। ये समझना बहुत दिलचस्प होगा साथियों। उसी में हम बात करेंगे सामान्य युवाओं की। जो सामान्य घर के युवा हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। उनका साथ कौन देगा? उनको सिर्फ बूथ अध्यक्ष बना करके रखा जाएगा या उनको राजनीति में शरण दी जाएगी और उनको आगे बढ़ाया जाएगा? इसकी बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, इसको हम आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, राजनीति का गठजोड़ बहुत अहम है। यह भी देखना होगा, जहां कांग्रेस एक तरफ कहती है कि देश की संस्थाएं एक संगठन के कब्जे में हैं और देश की संस्थाएं, ये संस्थाएं जनता के वोट से बनी हैं। हम सिर्फ राजनीतिक नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात पे मैं जोर देना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ राजनीतिक नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश लोक शक्ति की बात करते हैं और हम देश की शक्ति को देश की जनता के हाथों में देना चाहते हैं। ये जब कांग्रेस कह रही तो क्या सच में देश की लोक शक्ति, देश की शक्ति, राजनीतिक शक्ति देश की जनता के हाथों में जाएगी, उन सामान्य घरों के हाथों में जाएगी? या फिर दूसरी तरफ जहां हम बीजेपी की बात करें तो वहां पर जमीनी स्तर की राजनीति को समाप्त करके एक विचारधारा को ला करके, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा पर टिकी हुई है, उसको एक लहर में कन्वर्ट करके इलेक्शनों को जीता जा रहा है, जिसका उन्होंने क्लिप हासिल कर लिया है कि मुद्दों को साफ कर दीजिए और एक विचारधारा थोपिए लोगों के ऊपर और उस पर इलेक्शन जीत लीजिए। तो क्या ये गठजोड़ ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इनमें कुछ देखने को मिलेगा? अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस पिछले सालों में अपनी जमीन खोती चली गई है। पिछले आप देखेंगे तो 30 सालों में कांग्रेस अपनी जमीन खोती चली गई है। सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है 2019 में, जहां पर सिर्फ एक लोकसभा सीट जीती गई रायबरेली की, जिसकी हम गहन चर्चा करेंगे। इस पे हम बात करेंगे, क्या रायबरेली सीट इस बार बीजेपी उस गढ़ को भी जीतने में कामयाब रहेगी कांग्रेस की, या फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कांग्रेस रायबरेली को ही गढ़ बना करके पूरे प्रदेश में एक नई हवा कायम करेगी? तो इसमें यह समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से आगे शुरू होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार लोकसभा में रायबरेली सीट जो है वो अहम भूमिका निभाने वाली है। या तो ये कांग्रेस का गढ़ बनकर के पूरे प्रदेश में फैलेगी या फिर बीजेपी इस पर भी अपना कब्जा जमा लेगी। तो साथियों, आज रायबरेली के आपके साथ में एक आंकड़ा साझा करेंगे कि इसमें कैसा राजनीतिक गठजोड़ बनेगा, उसको भी हम साझा करेंगे। रायबरेली की आप बात करेंगे तो यहाँ पर 34 लाख की आबादी है। जो डाटा पिछला दिया गया है उसमें आबादी है 34 लाख की, और जिसमें पुरुषों की संख्या है 17,52,545 और महिलाएं जिसमें है 16,53,017। अब ये जो आंकड़ा है इसमें एससी समाज आता है 10 लाख के ऊपर, जिसमें
जो पढ़ा लिखा तबका है 19 लाख की जनसंख्या है। आप इस आंकड़े को समझिए, जो पढ़ा लिखा तबका है वो 19 लाख के ऊपर है, उसमें 11 लाख पुरुष हैं और 7 लाख सिर्फ महिलाएं हैं। इस तरीके से गठजोड़ जो बना हुआ है, और उसमें जो नॉन वर्कर है वो 22 लाख की आबादी टोटल, जिसमें महिला पुरुष तो सिर्फ 8 लाख हैं और महिलाएं हैं 13 लाख। आप ये समझिए, जहां बीजेपी एक तरफ देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो यहाँ पर महिलाएं कितनी शिक्षित हैं और उनको वर्ग कितना मिला है। जब अशिक्षित महिलाओं की आप बात करेंगे तो वो 8 लाख के ऊपर है, और वहीं पर जिनको रोजगार नहीं मिला है, कोई किसी भी काम में वो नहीं है, वो 13 लाख हैं। ये आंकड़ा बहुत भयावह है। इसीलिए ये 2011 का आंकड़ा है साथियों। ये जब 2021 में होगा या 2026 में जब इसको लाया जाएगा तो क्या बिसात बैठाई जाएगी। 2021 में इसका डाटा नहीं आया। इसके आधार पर आप देखिए कि जो समीकरण बनेगा, अब रायबरेली जो सीट होगी ये डिसाइड करेगी कि आगे की कांग्रेस की राजनीति कैसी होगी यहाँ पर, और बीजेपी क्या पूरी तरीके से कांग्रेस को समाप्त कर देगी। इसको हमें समझना होगा। साथियों, वर्तमान समय में जमीनी स्तर की राजनीति को समाप्त किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि जमीनी स्तर की राजनीति को बनाए रखा जाए तो हमारे साथ अपनी लोकसभा सीट को कमेंट में कीजिए और बताइए कि आपके यहाँ का जमीनी स्तर नेता कौन है, जो सिर्फ लहर पे नहीं जीतता, अपने कामों पे जीतता है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जमीनी स्तर के नेताओं को पकड़िए, क्योंकि जो लहर से जीत करके आते हैं वो कोई कार्य नहीं करते और सामाजिक बदलाव नहीं हो सकता। और युवाओं से भी आग्रह है कि वो साथ में उतने सिर्फ बूथ अध्यक्ष बनकर के ना रह जाएं, वो पार्टी में किसी भी पार्टी में हो, अपने हक को पहचाने और उसके लिए लड़ें और राजनीति में शामिल हों। तो साथियों, आप अगर अपनी सीट पर विश्लेषण चाहते हैं तो अपनी सीट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि वहां पर कौन सी पार्टी के कौन नेता हैं जो सक्रिय हैं, सिर्फ लहर से नहीं है। तो मैं आमिर खान आजाद, संविधान का सिपाही। जय हिंद, जय भारत।